नमस्कार मैम। नमस्कार रश्मि। 2-3 मिनट और देख लेते हैं, अगर सूर्य आता है तो, है ना? फिर उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। 2 मिनट और देख लेते हैं। रश्मि, कल जो पढ़ा था वो समझ में आया क्या केमिस्ट्री में? तुम्हारा माइक ऑन नहीं है। हेलो रश्मि। यस मैम। स्टार्ट कर रहे हैं। 35 हो गया। ओके मैम। ठीक है। लास्ट क्लास में इमल्शन पढ़ाया था ना? यस मैम। मैम आपने उसके टू क्लासिफाइड भी करा दिए थे, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। एग्जाम्पल भी दे दिया था। यस मैम। हाँ, ठीक है। अब इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और बोर्ड शेयर करते हैं। ठीक है। अगर हम लोग, जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा कि इमल्शन जो है, इसमें हमारी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड फॉर्म में होता है। और एग्जाम्पल में हम लोग ने बहुत से एग्जाम्पल पढ़े।
तो अगर इनमें से कोई भी एग्जांपल ले लें हम, या सिंपल ही ऑयल एंड वाटर ले लें एक टेस्ट ट्यूब में, और उसको बहुत ही विग्रसली शेक करें, तो हम देखेंगे कि एक जो वाटर और ऑयल आपस में ऐसा लगेगा कि कुछ हेजी सा दिखाई देगा हमको थोड़ी देर के लिए। और उसको अगर फिर ऐसे ही स्टैंड कर दें, टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ दें, तो धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे ऑयल्स के बबल्स बनने लगेंगे, और वो फिर बबल आपस में मिल करके ऑयल की लेयर ऊपर आ जाएगी और वाटर नीचे आ जाएगा। मीन्स इमल्शन जो बनता है पोलैंड में, ये बहुत स्टेबल नहीं रहता है ना, ये थोड़ी समय के बाद जो है अपनी अपनी लेयर अलग कर लेता है। मीन्स ऑयल पार्ट अलग हो जाता है और वाटर पार्ट अलग हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इमल्शन देर तक रहे वैसा ही, तो इसके लिए हम इसमें कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करते हैं। तो एमल्सिफाइंग एजेंट उन चीजों को कहा जाता है जो स्टेबलाइज करे इमल्शन। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट, its presence stabilizes the emulsion। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे हम लोग के घर में जो मिल्क आता है, दूध होता है, वो उसमें देखो मिल्क है और बटर भी है, लेकिन बटर अलग से दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट है। तो यहाँ जो प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है मिल्क में, वो इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है, जिसकी वजह से दूध और बटर आपस में मिक्स होके एक जैसा दिखाई देता है, अलग अलग नहीं दिखाई देता। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं प्रोटीन्स इन मिल्क एंड बटर। ये इमल्शन का टॉपिक एंड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे यहाँ सेपरेशन। हम लोग पूरे लेसन में होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स थे उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इसमें के बारे में कई प्रोसेस हम लोग ने पढ़ा, और जो डिफरेंट प्रोसेस हम लोग ने यूज किए जो भी, वो इस पे बेस करते थे कि जो कंपोनेंट मिक्सचर में प्रेजेंट है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज किस टाइप की है। मींस पार्टिकल साइज छोटा है या बड़ा है, उस बेसिस पे किया सेपरेशन। डेंसिटी कम ज्यादा है, उस बेसिस पे सेपरेशन किया। या सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट में है, कोई चीज नहीं सॉल्युबल है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम लोगों ने सेपरेशन किया। तो ये सारे सेपरेशंस जो भी हमने किया डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, इनका हमारी लाइफ में भी बेनिफिट्स है काफी। तो ये बेनिफिट्स क्या क्या है, हमारी बॉडी में क्या है, नेचर में क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। तो हेडिंग आपकी आएगी बेनिफिट्स ऑफ सेपरेशन। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में सेपरेशन का क्या रोल है। जैसे हम लोग खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, या कुछ भी बिना सोचे समझे खा लेते हैं कि ये जो हम खा रहे हैं ये हमको कितना फायदा करेगा या कितना नुकसान करेगा, बस अच्छा लगता है खाने में इसलिए खा लेते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज खा लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो हमारी बॉडी में जब हमने खा लिया, तो जब उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद
वो चीज जो भी चीजें हमने खाई वो छोटे छोटे उसमें कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है और ब्लड में चली जाती है। तो हमारी बॉडी में जब जो फायदेमंद चीज है वो भी गई, जो नुकसानदेह चीज है वो भी गई, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है वो भी गया, जो नहीं यूजफुल है वो भी गया। तो उसको फिर बॉडी फिल्टर करती है। फिल्टर करके जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट चीजें हैं उनको अलग करती है और फिर उसको फिर शरीर से बाहर कर देती है। तो इसमें मेजर रोल हमारी किडनी प्ले करती है। तो जो हमारी किडनी है वो मेन रोल प्ले करती है, जिससे कि जो वेस्ट होता है उसको फिल्टर करके रिमूव कर देती है और हमारा ब्लड जो है क्लीन करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग यही बताते हैं, सेपरेशन इन आवर बॉडी। आवर किडनी रिमूव, दो किडनी। सूर्य आज आप लेट आए हैं? इसमें हम ज्वाइन नहीं हो रहा था। ओ, ठीक है, कंटिन्यू करिए। आवर किडनी रिमूव्स ओहो, इसलिए ये वाली कहाँ पर थी? वेस्ट। मेरे मुंह के सामने पड़ी थी। साउंड कट करिए। हाँ, ये तो मुझे नहीं वाला किसी करने क्या क्या था। मेरी ये छू मत लेकर इसे बता रहा हूँ। सूर्या, आवाज कट करिए, माइक बंद करिए। हाँ। आवर किडनीज रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर ब्लड। फिर नेचर में हम लोग को मालूम है कि आजकल तो बहुत ही ज्यादा इस चीज का चैलेंज है कि रिवर का वाटर गंदा हो रहा है, और क्योंकि पूरे शहर की गंदगी उसमें जा रही है, कचरा जा रहा है, तो उसको क्लीन करना है। तो वो सब जो है क्लीन करने के लिए भी उसमें प्लास्टिक है, कागज है, उन सबको रिमूव किया जाता है। तो ये भी एक सेपरेशन का ही पार्ट है, जो क्लीनिंग प्रोसेस है ओशन का या हमारी रिवर्स का। तो अगर हम प्लास्टिक वेस्ट और ये सब चीजें उसमें से निकाल देंगे तो वो पानी अपने आप फ्लो होकर के फिर साफ हो जाता है। तो ये सेपरेशन इन नेचर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। क्लीनिंग oceans and rivers by removing plastic waste। और नेचर में रिमूविंग क्या है, जो हम लोग नदियों में या जो हमारे घरों का जो पानी होता है, सीवेज वाटर होता है, वो सब यूं ही जो है या तो नदी में चला जाता है या तो यूं ही वेस्ट हो जाता है। तो अगर उस सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाए तो वो पानी को फिर रीयूज किया जा सकता है किसी किसी पर्पस के लिए। मेनली ये प्लांट में देने के लिए यूज कर सकते हैं या टॉयलेट्स में फ्लश करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो यहाँ भी जो सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट होता है, ये भी एक सेपरेशन प्रोसेस है। इसमें भी कई स्टेप्स होते हैं, जैसे सेडिमेंटेशन होगा, कोएगुलेशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा,
और उसके बाद जो पानी होगा बनेगा हमारा, वो पानी फिर हम लोग रीयूज कर पाते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ सेपरेशन हुआ ना। ये सेपरेशन यस इन मैम। ये फर्स्ट वाला हो गया ओशन रिवर का, और सेकंड हो गया हमारा सीवेज वाटर जो ट्रीटमेंट होता है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट involves sedimentation, coagulation, and filtration. एंड फिल्ट्रेशन स्टेप्स। उसके बाद जो वाटर हमको मिलता है, देन दिस वाटर को हम लोग रीयूज कर लेते हैं, कैन बी रीयूज फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स एंड, या प्लांट में देने के भी काम आ सकता है, और वाटरिंग प्लांट्स। ठीक है। हम लोग के घरों में भी हम लोग देखो सेपरेशन मेथड यूज करते हैं। आजकल तो दो तरह के डस्टबिन आते हैं, जिसमें हम लोग एक में ड्राई वेस्ट कलेक्ट करते हैं और एक में वेट वेस्ट कलेक्ट किया जाता है। क्यों ऐसा अलग अलग किया जाता है? क्योंकि ड्राई वेस्ट में जो प्लास्टिक, पेपर और जो भी चीजें मेटल की, उनको हम लोग रिसाइकिल करके रीयूज कर लेते हैं। और जो वेट वेस्ट होता है, जैसे हमारे सब्जियों के छिलके हैं, खाने का है बचा हुआ कुछ भी, वेजिटेबल पील है या जो भी चीजें हैं, छिलका है, वो सबको हम लोग इकट्ठा करके उससे हम कंपोस्ट बना लेते हैं। और जो हमारा मैन्योर बनता है वो फिर आगे चल के खाद की तरह प्लांट्स के लिए यूज हो जाता है। तो यहाँ भी सेपरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, घरों में भी, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी सेपरेशन एट होम। तो इसमें जो हमारा वेस्ट निकलता है घर पे, वेस्ट एट होम, इसको हम लोग दो पार्ट में अलग करते हैं ना। जैसे ऐसे कर दिया हमने, उसकी सॉर्टिंग कर देते हैं। सॉर्टिंग और सेग्रीगेट करना भी इसको कहते हैं हम लोग, सेग्रीगेटिंग करके हम लोग ड्राई वेस्ट को अलग कर लेते हैं और वेट वेस्ट को अलग कर लेते हैं। ठीक है। ड्राई वेस्ट में क्या क्या चीज आती है? जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, पेपर बैग्स होते हैं, ग्लास है, या कोई मेटल की चीज है, ये सबको ड्राई वेस्ट वाले डस्टबिन में डालते हैं। और इन सबको हम लोग रिसाइकिल करके रीयूज कर लेते हैं। वेट वेस्ट में क्या आता है हमारा? जैसे फूड की चीज, खाने पीने की चीज आती है,
फूड का बचा हुआ जो है, जैसे चावल या कोई कोई भी चीज, फूड की खाने की चीज, फूड का जो है स्क्रैप्स जो भी है। वेजिटेबल की पील है। इस तरह की जो चीजें होती हैं, इनको हम लोग कंपोस्ट बना लेते हैं, और फिर ये यूज हो जाता है खाद की तरह प्लांट्स में। तो सेपरेशन का यहाँ भी यूज हो रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, अगर हम लोग अपने सेपरेटिंग वेस्ट को और रिसाइकलिंग मटेरियल जो भी कर रहे हैं, इनको ध्यान दें और इम्प्रूव कर लें, तो हम अपने आसपास की वर्ल्ड को क्लीन भी रख सकते हैं और हेल्दी भी बना सकते हैं। क्योंकि अगर जो सब चीज कचरे की तरफ फेंक देते हैं, उससे गंदगी जो होती है, उससे हमारी हेल्थ को भी नुकसान होता है, और हमारा सराउंडिंग भी डर्टी होता है, कंटामिनेटेड होता है, पानी कंटामिनेटेड हो रहा है, सराउंडिंग एयर कंटामिनेटेड हो रही है। तो इस तरह से सेपरेशन हमारी लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये लेसन आपका अब हो गया एंड, केमिस्ट्री का। इसके बाद जो है हम फिजिक्स वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिजिक्स का लेसन भी एंड हो जाएगा, कल तक तो हो ही जाएगा। तो उसके बाद जो है आप लोग की समर वेकेशन जो हो जाएगी, इसमें आप लोग एक्सरसाइज के दोनों लेसन के, केमिस्ट्री का लेसन है और फिजिक्स का लेसन, दोनों एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों की एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको समझ में, तो उसको मार्क करके रखिएगा। तो आफ्टर वेकेशन जब क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो जिसको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, उसे हम लोग उस समय फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक है ना? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? यस, नो, नथिंग। यस मैम। सुन, मैम अगर, हाँ ठीक है ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग वेकेशन में करिएगा। रश्मि, आर यू लिसनिंग? ओके मैम। है ना? और अगर किसी क्वेश्चन में कोई नहीं आता है, कोई इसी में प्रॉब्लम है, मार्क करके रखिएगा आप लोग। तो जब वेकेशन के बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो फर्स्ट डे हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, जिसको जो प्रॉब्लम आई है। ठीक है, मैम वेकेशंस में भी तो वो कुछ क्लासेस होंगी। हम लोग की क्लासेस नहीं चलेंगी, वो जो अच्छा। क्लासेस चलेंगी, हाँ, वो क्लासेस की नोटिस तो मैंने डाली थी कि जो जो क्लास चलेगी ना, ग्रुप में डली हुई है नोटिस, देखना। तो ओके लेकिन हम मैम। लोग, हाँ, उसमें हम लोग की क्लासेस नहीं है। हम लोग तो फिर आफ्टर वेकेशन ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप ओके लोग को, मैम। हाँ, आप लोग को पढ़ने में कोई भी दिक्कत आए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेसन एंड हो जा रहा है क्योंकि दोनों कंप्लीट हो जा रहा है, तो आप लोग इसकी एक्सरसाइज कर डालिएगा। जिसको जिस भी क्वेश्चन में या लेसन पढ़ने में कहीं कोई भी प्रॉब्लम आएगी, उसको मार्क करके रखिएगा। फर्स्ट डे हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर नया लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके मैम। तो अभी हम फिजिक्स वाला जो हम लोग का लेसन है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा उसका भी पोर्शन बचा हुआ है ना हम लोग का। यस मैम। ये कंप्लीट हो गया सबका? यस मैम डन। ठीक है। फिजिक्स में लास्ट क्लास में हमें लगता है हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर मोशन स्टार्ट किए थे शायद, है ना? आप लोग ने फिजिक्स की कॉपी ले आइए। हम ये अभी जो शेयर किया है बोर्ड हटा रहे हैं। आप अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाइएगा कहाँ तक वर्क है आपका। ठीक है, कैमरा ऑन करिए और फिजिक्स की कॉपी में बताइए कहाँ तक वर्क किया हुआ है। मुझे जो याद है, काइनेटिक इक्वेशन हम लोग जो है स्टार्ट किए थे शायद, इक्वेशन फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन।
with constant acceleration. सूर्य आपका दिख नहीं रहा है, आपका कैमरा तो ऑन है, हुआ है, देखो क्यों नहीं मैम दिख रहा कैमरा। है। हाँ दिखा दिखा। इक्वेशन फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हाँ मुझे यही आता है। फर्स्ट इक्वेशन दे भी दिया था मैंने ना, यस। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां तक दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन, फिर कॉपी गायब हो गई तुम्हारी। रश्मि आपने किया है या? मैम एक्चुअली मैं लास्ट क्लास में की थी तो। अच्छा तो फिर इसको तुम ले लेना वीडियो मैम ओके। से दीदी। एंड मैम जब मैंने छुट्टी ली थी एग्जाम टाइम पे, जब मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैम मेरे को थोड़ी थोड़ी वीडियो तो मिल गई, थोड़ी ही नहीं मिली फिजिक्स की। वो वीडियोस में भी नहीं है उसमें यूट्यूब पे। दीदी ने मैम अपलोड नहीं किया? लीजिए। नो मैम, मैम उन्होंने बोला कि कुछ वीडियोस नहीं डाली हैं अभी, कुछ डाल रखी हैं। अच्छा तो फिर दीदी से बात करो, वीडियो उन्हीं के पास है सारे, है ना? ओके मैम। हाँ। हाँ अगर अगर मिल जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं अगर, हाँ हाँ बोलो बेटा। सूर्य आप दिखाइए मैम अपनी कॉपी। क्या? हाँ देखो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे दिया था मैंने, ये क्या लिखा है, v इज इक्वल टू यू टी ए टी नहीं होता है जी, u प्लस ए टी है। अच्छा वो प्लस बीच में है, उस वो तो t जैसा तुमने लिख दिया है, प्लस है। और u जो लिखते हैं ना बेटा, वो स्मॉल u है, तो स्मॉल u में साइड में लाइन आती है ना। और v दिखाओ मुझे कैसे लिखते हो तुम, तो v भी तुमने कैपिटल लिखा है, ये भी स्मॉल है। इसमें सारे लेटर जो फॉर्मूले में है स्मॉल लेटर है, ठीक है। तो v में ऊपर की तरफ टर्न करो लाइन को, अभी हम लिख के बताते हैं। और u में साइड में एक लाइन आती है ना, जो स्मॉल लेटर्स हम लोग लिखते हैं, स्मॉल लेटर होता है ना। अभी हम ये शेयर करते हैं बोर्ड, फिर हम लिख के फिर यही इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं। हाँ देखो u अब सही हो गया तुम्हारा। और v में भी ऊपर टर्न होगा छोटा सा ना, स्मॉल v जो लिखते हैं, ए ऊपर, हाँ हाँ हाँ, देखे, हाँ अब ठीक है। तो ये सारे लेटर हमारे स्मॉल हैं, ठीक है ना। और ए और टी ओके। एट नहीं, हाँ ए और टी एट नहीं है, ए अलग रहेगा टी अलग रहेगा। तो ये पूरा जितना भी हम ऊपर तक लिखे हो ना, हर जगह स्मॉल बी करो, स्मॉल यू करो, और ए और टी को अलग करो। ए एक्सेलरेशन के लिए है, टी टाइम के लिए है, ओके। ठीक है। हाँ ठीक है ना, इसको ठीक कर लो पूरे में। और हर जगह स्मॉल लेटर है, जहां कैपिटल होगा वहां हम कैपिटल लिखेंगे, और नहीं तो देखो हम फिर स्मॉल लेटर को स्मॉल की तरह लिखते हैं, ठीक है। इसको ठीक कर लो, ऊपर वाली इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन में भी ठीक कर लो। और अब हम बोर्ड शेयर कर ओके। रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने दे दिया था, जो है v, देखो v ऐसे लिखना है, स्मॉल v है क्योंकि, इज इक्वल टू, फिर स्मॉल u ऐसे आएगा, u प्लस a अलग होगा। आप यहाँ पे बीच में डॉट लगा सकते हैं, डॉट का मतलब होगा कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर यहाँ स्मॉल t है, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग है, a और t, और सारे लेटर स्मॉल है। और इसमें हमने शायद ये लिखाया था कि v क्या है, u क्या है, ये सब लिखाया था ना। u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, t टाइम इंटरवल है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा। अब सेकंड इक्वेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम पहले देखेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ where initial velocity is not zero। ये हेडिंग,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनाएंगे जिसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा हमारा? अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो ऊपर से स्टार्ट होगा ऐसे, है ना। ये 0 पॉइंट है, ये टाइम है एक्स एक्सिस पे, इस साइड ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, ठीक है। और ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी है ये u है, ये, और ये जीरो नहीं है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t पता चलेगी। तो मान लो सपोज यहाँ पे टाइम t है ये, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे हम ऐसे, ठीक है। अब ये हमारा जो आया पॉइंट, यहाँ से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे ये, इसको हम लोग को डॉट डॉट में डालना चाहिए मेरे ख्याल से, तब थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा। ऐसे, ऐसे। अब ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है वाई एक्सिस पे, ये एट टाइम टी वेलोसिटी v को बता रहा है। तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब इसको हम लोग नेमिंग करेंगे। अगर u पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालें इस पे, तो ये यहाँ क्रॉस कर रहा है। अब नेमिंग करेंगे, ये जो है ये पॉइंट हमारा ये a है, ये लाइन जो हमारा पॉइंट है ये b है, ये c क्रॉसिंग पॉइंट, ये d, और ये क्रॉसिंग पॉइंट हमारा e है, ये, ठीक है। अब इस ग्राफ में जो हमारा जीरो, ये जो ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से a जो है मतलब ए ओ, ये डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी u को बता रहा है ना। तो हम इसको नोट करते जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, ए ओ, और ये इसकी वैल्यू कितनी है u, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी एट ए टाइम t क्या है, फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t, ये हमको, ये v वाला जो पॉइंट है मतलब जो क्रॉसिंग पॉइंट है e से o के डिस्टेंस से पता चल रहा है। तो ये बराबर हुआ हमारा e o, और ये इसकी वैल्यू कितनी है v, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो अगर यूनिफॉर्म चेंज है वेलोसिटी में, तो जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा, है ना। तो यहाँ हम लिखते हैं, नोट कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ या ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि वेलोसिटी चेंजेस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हमको यही पता चलता है कि वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट। और जो ग्राफ का स्लोप है उससे हमें क्या पता चलता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ
gives acceleration। ठीक है। अब इस ग्राफ में अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो हम लोग ने जब ग्राफ पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि अगर किसी ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो उस टाइम इंटरवल में जो ग्राफ पीरियड है उसके नीचे का एरिया अगर हम निकाल लें तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। याद है ये चीज? तो यहाँ पर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना निकालना है कि वो टाइम टी में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, तो उसको निकालने के लिए तो हमारा जो ये ग्राफ है, ए बी ग्राफ है, इसके नीचे का एरिया जो होगा ए बी डी ओ, ये है ना ए बी, या ओ से स्टार्ट करें तो ओ ए बी डी, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। तो इससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, है ना, ये हम निकालने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। सपोज इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर रहे हैं, तो ये एस बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी डी। यही देखे थे हम लोग, ओ ए बी डी पूरे का एरिया निकालेंगे। लेकिन अब इसका एरिया निकालने में यहाँ पे दो चीज आ रही है, एक तो रेक्टेंगल है ओ ए सी डी और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी। तो दोनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। तो इसको पहले लिख सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है ओ ए सी डी, ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है ए बी सी, ए बी सी। अब रेक्टेंगल का एरिया कभी भी निकालना होता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसमें क्या हो जाएगा हमारा ए ओ इंटू ओ डी, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे यस मैम। ए ओ इंटू ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ हो गया, और बेस इसका है ट्रायंगल में AC और हाइट है BC, तो हाफ इंटू AC इंटू BC हो गया ये, हाफ इंटू AC इंटू BC, ये हो गया। अब सबकी वैल्यू रख देंगे हम लोग। AO की वैल्यू जो है अभी हम लोग ने यहाँ नोट की, AO की वैल्यू U है ये, ठीक है, U हो गई। OD की वैल्यू कितनी है, OD की वैल्यू तो T है, टाइम T है, इंटू T प्लस हाफ AC की वैल्यू कितनी है, AC भी T के बराबर ही है, तो यहाँ हो गया इंटू T, और इंटू BC कितना है, BC, BC जो है आ, ये V माइनस U के बराबर होगा ना, B तक वैल्यू V है और C तक वैल्यू U है। तो अगर हमें BC बीच का चाहिए तो V माइनस यू करेंगे। ये चीज समझ में आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं V माइनस यू T इंटू V माइनस यू, और V U को केयरफुली आप लिखिएगा, V को V की तरह स्मॉल v और U को स्मॉल u, ठीक है। अब इसको
मिला दे रहे हैं सारा। तो ये हो गया हमारा यू टी प्लस हाफ टी। और ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन हम लोग ने पढ़ा था आज, इस पेज पे है, हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर u को लेफ्ट साइड ले जाए तो v माइनस यू आ जाएगा, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। तो हम लोग वहां पर ये वैल्यू रख सकते हैं, v माइनस यू की जगह ए टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं इंटू ए टी। चाहो तो यहाँ याद करने के लिए ब्रैकेट में लिख दो v माइनस यू इज इक्वल टू ए। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास वैल्यू है ना, तो इसीलिए हमने v माइनस यू की जगह ए टी लिख दिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या बना, ये s है डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये t दोनों मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बना कैनेमेटिक्स। ठीक है, अब इसमें से हम अगर t को एलिमिनेट करना चाहें तो हमको t की जगह ये जो फॉर्मूला था v माइनस यू इक्वल टू ए टी, इससे अगर t की वैल्यू निकालना चाहें तो a लेफ्ट साइड आएगा, तो v माइनस यू अपॉन a हो जाएगा, है ना। तो हम अगर t को एलिमिनेट करना चाहें तो ये वैल्यू हर t की जगह रख सकते हैं। तब क्या होगा, थर्ड वाला इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग। वी कैन एलिमिनेट t बाय t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। ये चाहें तो आप ब्रैकेट में याद रखने के लिए इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट वाला इक्वेशन था ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसी से निकाला है हमने। तो ये हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और t इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू बाई ए। ठीक है, इसको याद रखने के लिए ब्रैकेट में यहाँ साइड में लिखा जा सकता है, तो इससे आपको याद रहेगा कि टी की ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। ठीक है, अब इस वैल्यू को टी की हम इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 को जो है जहां जहां टी है हर जगह v माइनस यू बाई ए लिख रहे हैं। तो हमारा क्या इक्वेशन बन रहा है, s इज इक्वल टू यू, अब टी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, v माइनस यू बाई ए। ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर टी की जगह यही लिखेंगे, v माइनस यू बाई ए, और ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया यू वी माइनस यू स्क्वायर हो गया ये मल्टीप्लाई। तुम लोग को इस तरह का सॉल्व करने आता है ना सबको। यस मैम। ठीक है ना, बाई मैम ए हो। मैथ्स। हाँ ठीक है, अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई कर दिया, जो बाहर यू था ब्रैकेट के उसको पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, प्लस की जगह प्लस आ गया। अब ये हाफ ए इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उसके पहले ये जो स्क्वायर है इसको हटाना पड़ेगा हमको, तो हम हाफ ए को अभी ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, पहले इस स्क्वायर को खोलेंगे।
अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है। यस मैम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी। टू ए बी। हाँ ठीक है, और माइनस वाले में माइनस टू ए बी होगा। माइनस आ जाएगा, माइनस टू ए बी। हाँ हाँ, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू, अब इसको हम लिख सकते हैं वी यू। हो गया, ये ऊपर का खुल गया। और यस नीचे, मैम। नीचे का ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये ए और इसके एक एक कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऊपर नीचे एक एक, एक कट जाएगा। तो यस नेक्स्ट मैम। लाइन, तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या बच रहा है, यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए, ये तो एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पूरा हम लोग एक साथ कर दे रहे हैं, तो ऊपर तो वन से मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज रह जाएगा, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू बी यू, और नीचे टू और ए मल्टीप्लाई होके टू ए हो टू ए। जाएगा। हाँ, अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लें, तो एलसीएम टू ए आ जाएगा। अब ए को टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आएगा, अब टू, यस मैम। टू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, तो हमारा ऊपर आएगा हमारा टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर, इस साइड आ गया, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। अब यहाँ तो टू ए ऑलरेडी है, तो यहाँ वन नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा, तो फिर यहाँ ऊपर एज इट इज पूरा आ जाएगा। एज इट इज। हाँ, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी यू। अब इसमें हम देखें कि ये टू यू वी या टू वी यू एक ही चीज है ना, वी को यू से मल्टीप्लाई करें या यू को वी से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। यस तो मैम। ये प्लस है और वो माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो कैंसिल, जाएंगे। कैंसिल हो गए। अब, और ये टू यू स्क्वायर है और ये यू स्क्वायर है, तो लेकिन ये माइनस है, तो माइनस में से प्लस वाला माइनस होकर के सिंगल बचेगा यू स्क्वायर, है ना, लेकिन साइन उसका माइनस रहेगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, माइनस यू स्क्वायर बचेगा और प्लस वी स्क्वायर बचेगा, बस यही बचेगा ऊपर, और बाई टू ए, ये नीचे बचा। ठीक है, अब और यहाँ साइड में हमारे क्या चल रहा है, ये एस चल रहा है, ऊपर से एस आ रहा है ना सब, एस इज इक्वल टू ये आ रहा है। अब टू ए को अगर लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं टू ए एस लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम। अब अगर हम यू स्क्वायर जो माइनस वाला पोर्शन है इसको भी दूसरी साइड ले जाते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये बना फॉर्मूला। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जहां पे एस डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, तो ये तीनों इक्वेशन जो है इनको कहा जाता है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, ना, these three equations are known as, ये तीनों इक्वेशन आपको याद करने हैं और इनका यूज आपको न्यूमेरिकल्स में होगा। तो ये इन तीनों इक्वेशन को याद करना है, और किसको क्या कहते हैं ये भी मालूम होना चाहिए, बी क्या है, यू क्या है, ए क्या है, एस क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नोन एज काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, काइनेमेटिक इक्वेशन।
टाइम भी ओवर, अरे बाप रे, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो मीटिंग तो हम एंड कर रहे हैं, और थोड़ा सा बचा वो कल कंप्लीट कर देंगे, ये लेसन कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ओके मैम। आप सबने लिख लिया कि किसी का छूटा है ये? नो मैम, लिख लिया। सूर्य आपने लिखा बेटा? सूर्य, सूर्य हैव यू रिटन? यस मैम, लिख लिया। लिख लिया, ठीक है, फिर मीटिंग एंड कर रहे हैं। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, नमस्कार मैम।